आवाज क्लियर है? सबको आ रही है? हाँ जी गुरु जी। आ रही है अमित जी आपको आवाज? हाँ जी गुरु जी, आ रही है। पीछे 2-3 क्लासेस में जो वही हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके बारे में कुछ पूछना है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं, फिर नहीं तो हम आगे चलेंगे। आज बृहस्पति 12 है, बृहस्पति लास्ट हो जाएगा और बेसिक जो लाल किताब होती है वो आज यहीं कंप्लीट हो जाएगी कि बेसिक क्या है लाल किताब में, बेसिक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पीछे कोई क्वेश्चनिंग है तो आप मुझे एक बार क्लियर कर सकते हैं। है किसी को कुछ पूछना? ये आगे चलना है, बताइए। गुरु जी आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, चलिए ठीक है। देखिए बृहस्पति 12वें घर की हम बात करेंगे आज, और बृहस्पति के लेके ही हम 1 से लेके आज 12 तक पहुंच चुके हैं कि 12 के 12 खानों में बृहस्पति किस तरीके से होता है। देखो, किसी भी चीज की जानकारी और किसी भी चीज की नॉलेज, चाहे वो ज्योतिष की हो या किसी भी तरीके से कोई भी एस्ट्रोलॉजी पद्धति हो, चाहे वैदिक हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, लाल किताब हो, या नॉर्मली कि कोई भी स्कूल ही पढ़ाई क्यों ना हो, उसका बेसिक का मतलब ये होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट समझ सको कि कॉन्सेप्ट वो किस तरीके से उसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं और किस तरीके से वो हमें समझाती है। ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि वो किस तरीके से हमें उसके अंदर इसके लॉजिक्स क्या है समझने के, तब तक हम किसी भी चीज को नहीं जान सकते। तो 1 से लेके 12 बृहस्पति को पढ़ना, इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं है लाल किताब में कि लाल किताब को समझो, कि लाल किताब किस तरीके से लिखी गई है और किस तरीके से उसके अंदर हमें कैलकुलेट करके इस चीजों को समझना है। तो इसीलिए बेसिक में मैंने लाल किताब के 1 से लेके 12 बृहस्पति की डिटेलिंग दी है, ताकि अब आगे जब हम कुछ भी करेंगे तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि जी लाल किताब ऐसी ही है, ऐसे ही पढ़ना पड़ता है इसको। अगर कहीं ग्रह अच्छा बताया है तो कहीं वो बुरा है, तो यहाँ पर दोनों ग्रहों की इस परिस्थिति चेंज हो जाती है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल जाती है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। कभी बार जो ग्रह जहाँ बैठा होता है वो किसी दूसरे ग्रह की वजह से अपने बुरे बुरे रिजल्ट दे रहा होता है, और कोई ग्रह कहीं बैठा है तो किसी दूसरे ग्रह की वजह से ही वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो ये वाले जो कंसर्न होते हैं ये भी इस लाल किताब में हमें पता चल गए हैं। अभी हमने जितना भी, साथ में हमें ये भी पता चल गया कि उच्च का ग्रह किस तरीके से होता है, नीच का ग्रह किस तरीके से होता है। अगर खाना नंबर 10 का हम शनि की बात करेंगे तो खाना नंबर 4 के चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, मंगल को भी देखना पड़ेगा। जो नीच का वहां का मंगल है और उच्च का वहां का चंद्रमा है। कारक वहां का बृहस्पति, चंद्रमा अपने घर का है, उच्च का बृहस्पति है। तो 3 ग्रहों को उसको देखना पड़ेगा, तब जाके हम शनि की चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि शनि अच्छा रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर पांचवें घर में अगर पांचवें घर की बात करें तो उसमें तो कोई ग्रह उच्च नीच नहीं होता, लेकिन अगर पांचवें घर में सूर्य बैठा है तो उसके अच्छे रिजल्ट देखने के लिए हमें बृहस्पति को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके वो पक्का घर है। लगन में कोई ग्रह बैठा है उसकी परिस्थिति देखने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि नीच का होता है। मंगल को देखना पड़ेगा, जो मंगल अपने घर का मालिक है। सूर्य को देखना पड़ेगा, जो सूर्य उच्च का कारक है। और जो ग्रह वहां बैठा हुआ है उस ग्रह को देखना पड़ेगा। और साथ में जो 7वां घर है, जो नीचे उसके जो जस्ट उसके अपोजिट जो 7th हाउस है, उसमें उसका मालिक जो है शुक्र है, तो शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ये सारे कंसेप्ट हम समझ चुके हैं अभी 1 से लेके 12 तक, कि किसी भी ग्रह की अगर हम प्रिडिक्शंस करते हैं या किसी भी ग्रह को हम समझते हैं कि कैसे हमें उस ग्रह को देखना है, उसके रिजल्ट्स की बात करनी है। तो एक तो जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उस घर के बारे में, और साथ ही साथ उसके सामने वाले घर के अंदर कौन कौन से ग्रह आते हैं, क्योंकि इनके ग्रह ऑटोमेटिकली इसके अंदर अपना एनर्जी दे जाते हैं।
इसीलिए लाल किताब के जो उपाय हैं वो इफेक्टेड क्यों हैं। लोग कहते हैं कि लाल किताब के उपाय बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, लाल किताब बहुत ज्यादा सटीक प्रिडिक्शंस करती है, लाल किताब एक ऐसे टोने टोटके करवाती है जिससे जीवन बदल जाता है। देखो इफेक्टेड क्यों है, इफेक्टेड का रीजन ये है कि लाल किताब कभी इंडिविजुअली ग्रह को लेके वर्क नहीं करवाती। अगर 10वें घर के बृहस्पति की बात होगी तो वो चौथे घर के चंद्रमा को भी देखेगी, चौथे घर में मंगल को भी देखेगी और चौथे घर में बृहस्पति को भी देखेगी, और इन सब से जोड़ के बाद उपाय निकल के आएगा, और वो उपाय करने से आपको उसके बेहतर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो सिंपल तरीका है चीजों को समझने का कि जिस ग्रह को देखना है उस ग्रह के सामने वाले घर के कारक और उच्च और नीच ग्रह, और जिस घर में वो बैठा हुआ है ग्रह उस घर में कारक और उच्च और नीच ग्रह, इनकी एनर्जी हमेशा उस ग्रह में मिला करती है। तो लाल किताब का कॉन्सेप्ट यही है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी पूरी लाल किताब विद्या चलती है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा, कि बृहस्पति 12 का है, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक चीज का आपको पता होना बहुत जरूरी है, जिसके बिना प्रिडिक्शन होना ही अधूरी है। अगर आपने उस चीज को नहीं समझा तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली से उसकी प्रॉब्लम को नहीं ढूंढ पाओगे किसी भी तरीके से। वो आपके सामने परेशान होता रहेगा, रोता रहेगा, तकलीफें बताता रहेगा, और आप उपाय कराते कराते थक जाओगे, तब भी आपको नहीं पता चलेगा कि आखिर परेशानी है कहाँ। जिसको बोलते हैं 35 साला चक्कर, लाल किताब का जो ग्रामर पोर्शन है 35 साला चक्कर है। और उसके बाद 35 साला चक्कर के बाद एक एक कॉन्सेप्ट और है, बुध की नाली। बुध की नाली बोला जाता है। किसी ने सुना है कभी बुध की नाली के बारे में? राजेश जी, अमित जी बताइए। नहीं गुरुजी, नाम सुना होगा, क्या है क्या ये नहीं पता। बुध की नाली सुना है, ये लाल किताब का स्पेशली अपना ही एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो बुध की नाली क्या होता है, बुध को नाली को हम दो तरीके से देखते हैं। ये लाल किताब कहती है कि जब भी बुध किसी घर में बैठ के खराब हो रहा होता है तो वो अपनी परेशानी शुक्र को दे देता है। तो शुक्र वाले घर में अपने पास से एक नाली लगा देता है, जिसमें इसकी सारी उसकी परेशानी ट्रांसफर टू वीनस प्लैनेट। उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स को वो वीनस को ट्रांसफर कर देता है। एक तो उस नाली को भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नाली बोला गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शुक्र एक घर पीछे हो सकता है, या दो घर पीछे हो सकता है, या साथ में होता है। साथ में होगा तो सेफ होगा, अगर एक घर आगे पीछे है तो मतलब उसके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी। और तीसरे घर में है तो भी दिक्कत आएगी। कई बार एक घर छोड़ के होता है और एक घर के बाद होता है, तो कई बार क्या होता है कि बुध अपना जहर शुक्र में मिला देता है, एक नाली लगा देता है। एक तो इसको नाली बोला गया है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम ग्रामर की एडवांस में जाएंगे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ जाएगा कि आपको कौन से ग्रह नाली लगाते हैं। दूसरी नाली का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लाल किताब में बुध नाम की चीज होती ही नहीं है। लाल किताब में बुध को बुध माना ही नहीं गया है। लाल किताब कहती है बुध होता ही नहीं है। इस चीज से बिलीव कर सकते हो? कभी सुना है? नहीं गुरुजी। लाल किताब कहते हैं बुध होता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज का जब दायरा गोल है, पृथ्वी गोल, आकाश ब्रह्मांड गोल, सभी ग्रह गोल, ठीक है, हर चीज का जब दायरा गोल है, या तो पूरी दुनिया में बुध है या बुध है ही नहीं। ये दो कॉन्सेप्ट हैं उसके पास।
जब हर चीज ही गोल है तो कहते हैं या तो बुध है, या तो सारी दुनिया में सिर्फ बुध ही है और कुछ है ही नहीं, या फिर कुछ नहीं है। क्योंकि बुध को टांका बोला गया है, जो वेल्डिंग का टांका होता है ना, आप किसी भी चीज को जोड़ने के लिए टांका लगाया जाता है, तो वो जो टांका है वो बुध है, गोलाई बुध नहीं है। किसी भी चीज को जोड़ने के लिए जब तक चीजें गोल नहीं होंगी, यानी कि आपके हाथ में कड़ा है और कड़ा आपने पहन रखा है, उसके जब तक उसके दोनों सिरों को आप टांका लगवा के जोड़ नहीं देते तब तक वो गोल नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें से हवा पास होगी। मान लीजिए अगर ये गोला है, अगर ये गोला है, तो जब तक कि ये जो खुला हुआ एरिया है यहाँ पर टांका नहीं लग जाता, इन दोनों के अंदर एक टांका नहीं लगा सकता कोई, तब तक ये चीज गोल नहीं मानी जाएगी। क्योंकि अगर ये गोल है और यहाँ टांका नहीं लगा, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हवा आसपास हो रही है, और जैसे ही यहाँ कोई टांका लगा दिया जाएगा तब जाके ये गोल कहलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक टांका लग गया, इस एरिया में यहाँ पे इसका जॉइंट है, ये टांका लग गया, इस टांके का कारक बुध है, मतलब इस टांके को बुध कहा जाता है। इस पूरे दायरे को बुध नहीं कहा जाता, सिर्फ जो टांका लग रहा है यहाँ पर, इस टांके को बुध कहा जाता है। कि कोई भी चीज को टाका लगा देना, मतलब किसी भी चीज को जोड़ने का कार्य जो करता है वो बुध कार्य करता है। तो यहाँ पर ये बोली गई है, क्योंकि अगर कोई भी चीज आप खुद सोच लीजिए, कुछ भी सोचिए, अगर आप एक कोई बर्तन बनाता है, थाली बनाता है, तो भी एक गोल शीट में से काट के उसको मोड़ता है, उसको टाका लगाता है, यानी उसको गोल शेप दी जाती है। पहले के समय में क्या होता था कि कुछ भी चीजों को बना के, कोई भी चीज, जैसे कि लोग वो बनाते थे, गोल चीज के किसी भी तरीके से, जो लोहार वगैरह होते थे गोल चीज बनाते थे, तो गोल करने के लिए टाका लगाते थे। बाल्टियां बनाते हैं, गोल करने के लिए टाका लगाया जाता है। पहले के बर्तन भी बनाए जाते थे तो गोल करने के लिए टाका लगाया जाता था। आज के टाइम में तो शीट्स में से काट के मशीनों के साथ बना दिया जाता है, क्योंकि आज क्या है, शीट काटी और मशीन में रखा, वो पहले गोल शीट काटी और मशीनों में रखा, उसको शेप दे दी। पहले के समय में क्या होता था कि एक पतली सी शीट होती थी, उसको पूरा मोड़ के गोल किया, बीच में से टाका लगाया जाता था। तो कई बार पुराने समय में देखे होंगे, जो पुराने बर्तन होंगे, तो जब उनको ज्यादा पुराने हो जाते थे तो उसमें एक लाइन नजर आती थी कि यहाँ पर इसका जोड़ है। तो मतलब कोई भी चीज को जोड़ने का कार्य जो है ना, जो टांका है, वो बुध माना जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे उस बुध की नाली की ही बात करते हैं कि बुध क्या है और किस तरीके से अपने असर देता है। तो बुध कभी नाम की चीज होती नहीं है, बुध है सिर्फ टाका, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए। तो बुध की नाली का मतलब होता है कि कई बार बुध जो है, बुध नहीं होता, वो किसी का रूप लेके बैठा होता है। तो लाल किताब में सीधे सीधे बोला है कि जहां बुध बैठा होता है, उसका एक फॉर्मूला है, सभी ग्रहों को हम माइनस प्लस करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड देते हैं, भाग देते हैं, उसके बाद एक नंबर निकल के आता है, उस नंबर से हमें पता चलता है कि बुध, अगर आपकी कुंडली में बुध पांचवें घर में बैठा है, तो वो किस रूप का बन के बैठा है, किस ग्रह का बन के बैठा है। कई बार क्या होता है, बुध पांचवें घर में बैठ के राहु वाले रिजल्ट दे रहा होता है, लोगों को पता ही नहीं होता। लोग सोचते हैं कि मेरा बुध पांचवें घर में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, अच्छा बैठा है, लेकिन हो सकता है आपका बुध राहु बन के बैठा हो तो वहां पर सूर्य ग्रहण बन रहा हो, या शुक्र बन के बैठा हो तो शुक्र वहां खराब हो रहा हो। इसीलिए 95% की कुंडलियों में बुध आदित्य राजयोग होता है, क्योंकि सूर्य बुध अब एक साथ होते हैं, तो वैदिक बोलते हैं कि बुध आदित्य राजयोग आपकी कुंडली में है। लेकिन 95% लोगों के जीवन में बुध आदित्य राजयोग के लक्षण आपको नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं कि भाई वैदिक का सबसे, वैदिक में जो 5 राजयोग है उसमें से एक महाराजयोग में ये आता है बुध आदित्य राजयोग, बुध और सूर्य की युति, बुध आदित्य राजयोग। मैं कहता हूं डिग्री वाइज ही दूर हो, अस्त भी ना हो रहा हो। तो अब यहाँ पे वैदिक, यहाँ पे सीधा सीधा एक कंसर्न ये है कि बुध की नाली
बहरूपिया बुध, हमें जब इसकी क्लास करेंगे, इस क्लास में बहुत अच्छी चीज आपको सुनने को मिलेगी और कैलकुलेट करने को मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आपका बुध किसी भी घर में बैठा है तो वो किस रूप का बन के बैठा है। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए बैठा है, बहुत गोल्डन रिजल्ट देने के लिए बैठा हुआ है, और कहीं आपका बुध शनि की नाली निकल के आ गया, शनि रूप का निकल के आ गया, मतलब शनि वहां पर बैठ के शनि के रिजल्ट देने लग गया, तो आपके लिए बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। और कहीं आपका राहु नीच का बैठा है, बहुत ही बुरा राहु बैठा है, और बुध भी आपका राहु बन गया, तो बेड़ा गर्क कर देता है इंसान की जिंदगी में। फिर इंसान को ये नहीं पता चलता कि मैं परेशानी किस लिए झेल रहा हूँ। मैंने तो राहु के भी उपाय कर लिए, केतु के भी कर लिए, मैंने ये भी छोड़ दी, मैंने शराब भी छोड़ दी, अंडा मांस मछली भी छोड़ दिया, कुछ मंदे कर्म भी नहीं कर रहा राहु के, फिर भी मैं परेशान क्यों हूँ? क्योंकि उसने बुध को नहीं देखा। तो ये बुध की एक स्पेशल कहानी लाल किताब में बोली गई, इसीलिए लाल किताब में कहते हैं कि सारे ग्रह एक तरफ, बुध अकेला एक तरफ, इसीलिए बोला जाता है। तो बेसिक क्लास अभी तक हमारी जो चल रही थी बृहस्पति की, आप सारे समझ गए हैं कि लाल किताब के तौर तरीके क्या हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। अब ये लास्ट बृहस्पति 12 का है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चनिंग आंसरिंग की क्लास रखेंगे, और सारे जनों से मुझे क्वेश्चंस चाहिए, जितने भी पीछे क्लासेस करिए उन सब में क्वेश्चंस चाहिए, अपने क्वेश्चंस बनाओ और पूछने हैं, ये मैंडेटरी है। नहीं पूछोगे क्लास आगे नहीं जाएगी, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं मानता। तो आपको क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, क्वेश्चंस निकालो, पूछो, फिर हम आगे चलेंगे। क्योंकि आगे की जो क्लासेस होंगी ना, जो ग्रामर पोर्शन होगा, लाल किताब के रूल्स होंगे, बुध की नाली हो गई, 35 साला चक्कर हो गया, एक और है तोते का 35, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो बुध के ऊपर ही है। तो ये 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, वो थोड़े से कंक्लूजन्स वाले हैं, थोड़ा सा उसमें माइंड आपका जाएगा। तो पहले मैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि सामने वाले व्यक्ति का ये देख सकूं कि माइंड किस लेवल तक यूज हो रहा है, ताकि हम उस चीज पे जब हम जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ, ये चीज कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चंस मुझे अगली क्लास में आपसे चाहिए कि पीछे जो क्वेश्चन पड़ा है उसमें से ही क्वेश्चन निकालो, या कुछ अलग क्वेश्चंस निकालने हैं तो भी निकाल लो, कोई वो नहीं है। तो इस चीज पे ही आपको नेक्स्ट में क्वेश्चंस चाहिए, समझ गए सारे? ठीक है गुरुजी। हाँ, नहीं पूछोगे क्वेश्चंस तो चीजें प्रॉब्लम्स होंगी। मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि मैं अपनी क्लास में सबको बोलता हूँ भाई क्वेश्चंस चाहिए मेरे को, चाहे कुछ भी पूछो, कैसा भी पूछो, क्वेश्चंस चाहिए, मतलब चाहिए। चलिए बृहस्पति की बात करते हैं 12वें घर से। बृहस्पति 12 क्या रिजल्ट देता है? देखो बृहस्पति 12 है घर का, यहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है घर का, ये घर का लिखा है। तो बृहस्पति 12 घर का मतलब कि अपने पक्के घर का। जब हम 9वें घर के बृहस्पति पढ़ रहे थे तो हमने बोला था ना कि बृहस्पति 2 घर का मालिक होता है, 9 और 12 का बात होती है वहां पर कि 9 का भी और 12 का भी, दोनों में पक्के घर का मालिक होता है। तो ये पक्के घर का है, मतलब अपने घर का बृहस्पति मालिक है, ये पक्के घर का है, यानी कि एक और घर हमें मिल गया बृहस्पति का जो वहां पक्के घर का है। अब इसमें लिखा क्या है, लिखे की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको कोरिलेट करेंगे। हाँ, पीतल का हरा, पीपल का हरा, हरा दरख्त, मतलब यहाँ पे बोला गया है पीपल का हरा दरख्त, मतलब दरख्त मतलब पेड़ हो गया, मतलब पीपल का हरा भरा पेड़, यहाँ बृहस्पति को माना है। 12वें घर का बृहस्पति पीपल का हरा भरा पेड़ होता है। मतलब जब हमने 10वें घर का बृहस्पति पढ़ा था, नीच का बृहस्पति पढ़ा था, तो हमने सूखा हुआ पीपल पढ़ा था कि पीपल ऐसा जो सूख गया है, जिसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है,
सूख गया सूखा हुआ पीपल मतलब ना जलाने का ना ही पूजने का। अब सूखा हुआ पीपल आप पूज नहीं सकते, लेकिन पीपल की लकड़ी जलाना भी सनातन धर्म में बैन माना गया है। ठीक है, उसको जलाते भी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं सूखा पीपल ना पूजने का ना जलाने का। तो ये बृहस्पति के 10वें घर की निशानी थी। मतलब 10वां घर का बृहस्पति ऐसा होता है कि ना वो पूजने का ना वो जलाने का। ऐसे व्यक्ति को ना ही ज्ञान देने का मतलब है, ना उसको अज्ञानी बोल सकते, ना आप ज्ञानी बोल सकते ना उसको अज्ञानी बोल सकते, क्योंकि वो दोनों ही क्वालिटी लेके बैठा होता है। क्योंकि उसके ज्ञान की पूजा नहीं होती, उसके ज्ञान की उनकी ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती। और दूसरा, उसको अज्ञानी बोला नहीं जा सकता क्योंकि उसके अंदर ज्ञान होता है। तो इस तरीके की चीजें होती है। तो अब यहाँ पे बोला है 12वें घर का बृहस्पति है पीपल का हरा भरा दरख्त, हरा भरा पेड़। पेड़ क्या पीपल का जो पेड़ है हरा भरा है, तो वो पूजने का भी होता है, उसको पूजा भी जाता है, और वो वैल्यूएबल भी होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। इसलिए अगला शब्द हवा लिखा हुआ है। हवा हो गया। आम दुनिया, आम दुनिया मतलब नॉर्मल जितनी भी दुनिया है सब इससे पूछती है, सब दुनिया का साथ। सांस का कारक हो गया, तो सांस का भी है। हमारी जो ब्रीथ है, सांस, उसका कारक ये सांस नहीं है, ये सांस है। ऑक्सीजन हमारी जो ब्रीथ होती है, जो हम सांस लेते हैं, ये उस सांस का कारक माना जाता है। पीतल धातु, देखो पीतल धातु भी बृहस्पति की कई बार धातु बोली गई है। कई जगह इसको बुध की धातु बोल देते हैं, लेकिन बुध की ज्यादा छोड़ के इसको पीतल की धातु ज्यादा बोला जाता है। कारण क्या होता है कि आर्टिफिशियल गोल्ड, एक तो बृहस्पति पूरा गोल्ड जो होता है वो तो गोल्ड ही है, वो तो सोना ही है, लेकिन एक आर्टिफिशियल गोल्ड पीतल को बोला जाता है। क्योंकि पहले समय में क्या होता था, लोग देखा देखा गया होगा कि लोग सोना बदल लिया करते थे। जो पहले के पुरानी कहानियों में आपने सुना होगा कि किसी के पास किसी ने सोना गिरवी रखा और उसने पैसे ले लिए, और उसके बाद जब उसको दे रहा है तो वो कह रहा है पीतल के आभूषण बना के उसको दे दे रहा है। तो पहले के लोग सोना बदल लिया करते थे, तो मतलब आर्टिफिशियल गोल्ड की जगह पे यूज किया करते थे पीतल को। मतलब पीतल की ज्वेलरी बना के दे देते थे और गोल्ड की कीमत वसूल कर लेते थे, या गोल्ड के अंदर पीतल का कंटेंट ज्यादा मिलाकर गोल्ड की कीमत वसूल कर लिया करते थे। तो ये आर्टिफिशियल गोल्ड, क्योंकि पहले के समय में मुलम्मा नहीं आया था, तो कई लोग आर्टिफिशियल पीतल के आभूषण भी बनाकर, जो लोग गरीब होते थे नहीं कर पाते थे, तो वो लोग पीतल के भी वो पीतल की ज्वेलरी बना के भी पहनते थे। तो इसको आर्टिफिशियल गोल्ड बोला गया। अब पीतल को यहाँ पर क्यों बोला गया है 12वें घर में, इस चीज को समझ लीजिए। जब भी जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य एक साथ होता है, तो वहां पर बनता है हवाई बृहस्पति। मतलब एक बृहस्पति का तैयार निर्माण होता है, वो भी कौन सा, हवाई, मतलब आर्टिफिशियल गोल्ड वाला बृहस्पति, मतलब पीतल वाला बृहस्पति तैयार होता है वहां पर। जिसकी भी जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ होंगे, तो वहां एक बृहस्पति बनेगा, और वो आर्टिफिशियल बृहस्पति होता है। मतलब पीतल वाला बृहस्पति, पीतल के पीले रंग वाला बृहस्पति होगा, जो दिखेगा सोने की तरह, लेकिन वैल्यू सोने की नहीं है उसकी। तो यहाँ ये उसकी बात हुई है, क्योंकि 12वें घर में कौन कौन से ग्रह होते हैं ये भी देखने की जरूरत है। 12वें घर में है राहु, राहु नीच, केतु, केतु जो है उच्च का है। ठीक है, राहु को नीच की उपाधि दी गई है लाल किताब में, और केतु को उच्च की उपाधि दी गई है लाल किताब में 12वें घर में। ये तो इनके मतलब राहु केतु को अपने जगह बना दिए गए हैं। ठीक है, अपनी जगह की स्थिति बना दी गई है कि राहु और केतु यहाँ उच्च के ही रहेंगे। तो राहु नीच का ही रहेगा, केतु उच्च का ही रहेगा। लेकिन ग्रह कौन से उच्च के बनाए गए हैं, ग्रह बनाए गए हैं शुक्र उच्च का और बुध नीच का। बुध शुक्र यहाँ पर उच्च का हो गया और बुध यहाँ पर नीच का हो गया।
पक्का घर किसका है? गुरु का। और मंगल का मांगलिक घर भी है ये। मंगल का मांगलिक घर भी है ये। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पे हमें कितने ग्रह देखने पड़ेंगे? 6 ग्रह की बात हो गई यहाँ पर। मतलब राहु यहाँ पर नीच का है, केतु उच्च का है, एज पर लाल किताब ये उसको उपाधि दी गई है। यहाँ पर ये ग्रह के अनुसार नहीं है, इनको दी गई है, इनके पक्के घर है। ठीक है, ये केतु उच्च का माना जाता है। और ग्रह के अनुसार शुक्र यहाँ उच्च का है, और बुध यहाँ नीच का है। तो बुध यहाँ नीच का बन जाता है 12वें घर में। और गुरु का पक्का घर है ही। और एक मांगलिक कंडीशन भी देखने के लिए हमें 12वां घर देखना पड़ता है, क्योंकि 12, 1, 4, 7 और 8 में बैठा हुआ मंगल कुंडली मांगलिक बनती है। जब भी जन्म कुंडली में 12वें घर में मंगल हो, पहले घर में मंगल हो, चौथे घर में मंगल हो, 7वें घर में मंगल हो, या 8वें घर में मंगल हो, तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली बोल देते हैं। और एज पर वैदिक कुंडली के अनुसार, वैदिक वाले दूसरे घर के बैठे हुए मंगल को भी मांगलिक कुंडली बना देते हैं कि मंगल बच्चा मांगलिक है। तीसरे घर में बैठे हुए मंगल को भी आंशिक मांगलिक में घोषित कर दिया जाता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कि हाँ तीसरे घर में मंगल बैठा है तो भी यह मांगलिक है, और चौथे घर का तो मांगलिक है ही है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर बैठा हुआ मंगल भी मांगलिक की उपाधि दे दी जाती है वैदिक में। लाल किताब में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। लाल किताब में सिर्फ और सिर्फ 12वां घर, पहला घर, चौथा घर और 7वां और 8वें घर में जो एक ये बीच में एक एरो बनता है, इसमें मंगल बैठा हो तो मांगलिक बन जाता है। और सबसे मांगलिक 2 कंसर्न में सबसे ज्यादा बुरा लाल किताब मानती है, चौथे घर का और 8वें घर का। इनका मंगल सबसे बड़ा मांगलिक बद माना जाता है, तो ये बुरा है, सिर्फ इतना आप ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पर हमें इन 4 ग्रहों, इन 6 ग्रहों की बात करने की बात बोली गई है। ठीक है, तो जिसमें मंगल का कंसेप्ट उतना नहीं आएगा, लेकिन मंगल को यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी था, जज करना बहुत जरूरी था। बाकी के इन सारे ग्रहों की आ जाएगी, राहु की बात होगी, केतु की होगी, शुक्र की होगी, बुध की होगी, और बृहस्पति की तो हो ही रही है। तो ये आम दुनिया है, सांस पीतल धातु है, तो ये यहाँ पे बात बोली गई है। आगे पढ़ते हैं। बृहस्पति की दोहे में क्या लिखा हुआ है? बृहस्पति घर हो 12 बैठा, फल नौका भी लेते हैं। देखो लिखा है बृहस्पति घर हो 12 बैठा, फल नौका भी लेते हैं। तो देखो जैसे अब हम 9वें घर का बृहस्पति पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि 12वें घर के बृहस्पति और 9वें घर के बृहस्पति की स्थिति जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि ये दोनों पक्के घर के हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया कि अगर बृहस्पति 12 में बैठा है तो 9वें घर में भी बृहस्पति उसी तरीके का ही है जिस तरीके का 12वें घर का है। और जैसा 12वें में बैठा है वैसा ही 9 का है, जैसा 9वें में बैठा है वैसे ही 12 का है। तो दोनों ही इक्वल माने गए हैं। लेकिन 12वें घर में थोड़ा सा अलग बोल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 6 ग्रह आपस में मिल गए, क्योंकि यहाँ बुध की नीचता भी मिलेगी, राहु की नीचता भी मिलेगी, और केतु की उच्चता, शुक्र की उच्चता भी मिलेगी। मतलब केतु क्या है? मोक्ष, अध्यात्म, ज्ञान, मतलब ज्ञान भी कौन सा? ब्रह्म ज्ञान, वो भी मिलेगा। 9वें घर में भी केतु उच्च का होता है तो वहां भी ब्रह्म ज्ञान मिलता है, बट वहां पर बुध नीच का नहीं होता, तो इसलिए वहां पर बृहस्पति के बुरे रिजल्ट्स नहीं मिलते ज्यादा। यहाँ पर बृहस्पति के बुरे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 12वें घर में राहु नीच का होता तो राहु भी इसके अंदर मिल जाएगा, तो भी बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ बुध और राहु को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर उसी चीज की बात करते हैं। अब देखो बात हुई थी यहाँ पर बुध और शुक्र की। आगे क्या लिखा है कि पापी उसके घर हो बैठे, बुध शुक्र भी मरते हैं। ये थोड़ा सा अलग एक कहानी है, इस पे थोड़ा सा गौर करना या नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, कि जब भी बृहस्पति 12 में बैठा होगा तो 12 और 9 के फल समान होंगे, मतलब 9वें घर के और 12वें घर के फल एक जैसे होते हैं। ठीक है, और जब भी बृहस्पति
बृहस्पति के घरों में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठ जाएं, बृहस्पति के घर कौन कौन से हो गए? दूसरा, पांचवा, नौवा, 11वां और 12 12वें में तो स्वयं है ही वो। ठीक है, तो इन घरों में अगर पापी ग्रह बैठ जाए तो बुध शुक्र भी मरते हैं। अब यहाँ पर चीज उलट गई, उल्टी हो गई। पहले क्या होता था कि 2, 5, 9, 11, 12 में अगर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठ जाते हैं तो बृहस्पति खराब होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि अगर 2, 5, 9, 11, 12 में अगर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो यहाँ बृहस्पति खराब नहीं हो रहा है, यहाँ बुध और शुक्र मर जाते हैं, मतलब बुध और शुक्र खराब हो जाते हैं। ये एक यूनिक चीज है कि पहले तो हमने सब में पढ़ा कि बृहस्पति खराब, बृहस्पति खराब, 6, 8, 2, 5, 9, 11, 12 में कोई भी ग्रह बैठा तो बृहस्पति खराब। लेकिन यहाँ हमने उल्टा देखा कि जब भी 2, 5, 9, 11, 12 में कोई भी पापी ग्रह बैठ जाता है तो वहां पर जो खराब होते हैं वहां शुक्र और बुध खराब हो जाते हैं। तो यहाँ शुक्र और बुध भी मरते हैं। मतलब शुक्र बुध मतलब जब भी 2, 5, 9, 11, 12 में बैठे होंगे पापी ग्रह तो शुक्र बुध मरेंगे। मतलब पत्नी और बहन, बुआ, बेटी पक्ष को परेशानी होगी, पत्नी पक्ष को परेशानी होगी। शुक्र जो है पत्नी होती है आपकी, दुनिया की सुख सुविधाएं होती हैं, लग्जरी लाइफ जिसे हम बोलते हैं, इसको असर पड़ता है। बुध बिजनेस है, व्यापार है, तो व्यापार को फर्क पड़ता है। आपकी बुध बुद्धि है, आपकी सोच है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ है, ताकत है, आपकी माइंड की कैपेसिटी है, उसको असर करता है। तो ये दो ग्रह इस तरीके से खराब होके रिजल्ट्स देने लग जाते हैं। तो यहाँ ये बात बोली गई है। आगे लिखा है, माया को वो मूत्र समझे होता ब्रह्म ज्ञानी है, राज छोड़े वैरागी होवे होता साधु त्यागी है। अब देखो क्या आ गया यहाँ पर, बृहस्पति त्याग है। जब भी बृहस्पति के साथ केतु मिलेगा तो वो त्यागी साधु बन जाता है, या ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है और त्यागी साधु बन जाता है। क्योंकि केतु क्या है? अध्यात्म है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान और अध्यात्म जब एक साथ जब मिलती है, ज्ञान और अध्यात्म जब एक साथ मिल जाता है तो उसके किसी भी व्यक्ति के अंदर में त्याग भावना जागृत हो जाती है। क्योंकि अध्यात्म केतु है और त्याग बृहस्पति है, ज्ञान बृहस्पति है। तो जैसे ही गुरु शिष्य की जोड़ी मिली, चलो जी देश जगह बेजगह घूमने, ज्ञान फैलाने। अब कोई भी गुरु, कोई भी आपने देखा होगा गली में कोई साधु महात्मा आते हैं तो साधु महात्मा पहले जो, अब तो रहे नहीं है, पहले के साधु महात्मा आया करते थे। आप सबने अपने बचपन में देखा होगा कि पहले साधु महात्मा आते थे तो उनके साथ उनके चेले भी आते थे उनकी सेवा के लिए, या कहीं बाग में धूनी रमा रहे हैं बैठ के, या कहीं खेत खलियान में बैठ के धूनी रमा रहे हैं तो पूरे लोग भी उनके दर्शन करने जाते थे, उनके साथ उनके चेले भी हुआ करते थे। तो मतलब वो है गुरु और केतु का संबंध। तो यहाँ पर यही बात बोली है, जब भी लाल किताब में गुरु केतु एक साथ होते हैं तो वो ब्रह्म ज्ञानी त्यागी साधु होता है, ज्ञान उसके पास भरपूर होता है और साथ में चेले भी होते हैं। तो यहाँ पर ये वाली बात बोली है कि माया को वो मूत्र समझे होता ब्रह्म ज्ञानी है। फिर उसके लिए पैसा वैल्यू नहीं करता। जब भी बृहस्पति 12वें घर में होता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए पैसा वैल्यू ही नहीं करता, और पैसे को वो मूत्र समझे, मतलब बिल्कुल रद्दी समझता है, पैसा उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं करता। इसीलिए जब भी बृहस्पति और केतु का कंसर्न कुंडली वाले के लिए मिल जाता है, जब भी बृहस्पति और केतु किसी के एक साथ कुंडली में मिल जाए, या 12वें घर का बृहस्पति हो जाए या 9वें घर का बृहस्पति हो जाए, इनके लिए मनी वैल्यू नहीं करती है, इनके लिए सिर्फ ज्ञान वैल्यू करता है। जितना ज्ञान बढ़ेगा व्यक्ति उतना आगे बढ़ेगा। तो ये वाली बात बोली जाती है। ठीक है, तो होता ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी भी होता है, और ब्रह्म ज्ञान जिसको मिल जाता है तो केतु का पूरा साथ होता है, फिर वो त्यागी बनने लग जाता है, सारी चीजों को छोड़ देता है। तो वही आगे बात बोली गई है, राजा राज छोड़े वैरागी होवे होता त्यागी साधु है। तो मतलब ऐसे लोगों को राजपाट, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी को भी कोई उनको मतलब नहीं होता, क्योंकि इनके पास ज्ञान भी होता है और जहां मर्जी चाहे, क्योंकि जिनके पास ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है और अध्यात्म होता है, वो कहीं भी कमा सकते हैं, अपने पेट के लिए तो कहीं भी कमा सकते हैं।
इतना तुमको दुनिया दे देती है। तो यहाँ पर ये वाली बात बोली गई है। और ऐसा इंसान राजपाट भी छोड़ देता है, त्यागी साधु भी बन जाता है। ये चीज त्याग देने वाली चीज भी इनके अंदर भावना बहुत ज्यादा आती है। अब 9वें घर में जब हम बृहस्पति पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि उसके घर गंगा आती है, मतलब पवित्र पैसा उसके घर में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो पैसे को वैल्यू ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर वो पैसा ऐसा सब छोड़ के ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान की तरफ जा रहा है, राजपाट को त्याग कर रहा है, त्यागी बन रहा है, सारी चीजें छोड़ के चला जा रहा है। तो ये 12वें घर का बृहस्पति है। क्यों? क्योंकि केतु का यहाँ पर उच्च का घर है, बृहस्पति के साथ मिलके बैठ गया, तब जाके बृहस्पति और केतु एक अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाते हैं और इंसान के पास जीवन में बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी वैल्यूबल होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी ज्ञान से पीछे नहीं हटता, पैसे की वैल्यू नहीं करता, पैसे के पीछे भागता नहीं है, दिन रात पैसा 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 जो लोग चिल्लाते हैं उस तरीके का नहीं होता। अपनी चीजें अपने अनुसार सारी चीजों को ये प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में भी केतु के साथ बृहस्पति जब भी देख लेना, कहीं भी बैठा हो, तो सीधे बोल सकते हो कि भाई तेरे लिए पैसा वैल्यू नहीं करता, कि तू पैसे को कुछ नहीं समझता, तेरे लिए ज्ञान बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तेरे लिए नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो व्यक्ति मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसकी एक्चुअल प्रिडिक्शंस है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। होता राजा राज छोड़े वैरागी होवे होगा, होता साधु त्यागी है। तो राज भी छोड़ सकता है ऐसा व्यक्ति, वैरागी भी हो सकता है और त्यागी साधु भी हो सकता है, कि सब कुछ त्याग के भी चला जाए, मतलब अपनी कमाई भी किसी को दे के चला जाए, उसको उसकी भी कोई लालच नहीं होती। क्योंकि मतलब कहते हैं कि मन के साफ होते हैं ये, इनके मन में कोई लालच नहीं होता, ये मन के साफ होते हैं। वही केतु और बृहस्पति वाली चीजें होंगी यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, केतु को बार बार मन का साफ क्यों बोला जाता है, इस चीज पर थोड़ा सा फोकस करना। कि बैक बिचिंग करना, जिसे हम चुगलखोरी कहते हैं, बैक बिचिंग करना केतु और बुध की निशानी है। मतलब नीच केतु और नीच बुध की निशानी होती है बैक बिचिंग करना। और जो व्यक्ति अपने दुखड़े खुद रोता है किसी के सामने, तो वो केतु की खराबी की निशानी है। कभी भी अपने दुखड़े किसी के सामने नहीं रोने चाहिए, वरना केतु और ज्यादा बुरा हो जाता है। सिर्फ अपने दुखड़े उस इंसान के सामने रोने चाहिए, उस इंसान को बताना चाहिए जिससे आपको परेशानी का समाधान मिल रहा हो, जो एज पर एक गुरु की तरह आपके जीवन में कार्य कर रहा हो, जो आपको एक मार्गदर्शन दिखा सकता है, सिर्फ उसके सामने। इसीलिए लोग सारी दुनिया को छुपाते हैं और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपने दुखड़े रोते हैं और वो बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि वो एज पर गुरु उनको मान चुके होते हैं कि आप जो सलाह दोगे मैं उस सलाह पे चलूंगा। गुरु की आज्ञा का मतलब होता है कि गुरु ने जो सलाह दी है उसको किंतु परंतु सोचे समझे बिना उस पर चल देना, ये होती है गुरु की सलाह। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है कि भाई तू ये काम कर ले, तुम उसमें अपना दिमाग चलाने लग जाओगे, तो फिर वो सामने वाले की जो सलाह है ना वो वैल्यूबल नहीं होगी, वहां केतु नीच होने लग जाएगा आपका, क्योंकि आपने अपने मन का उसमें एडिटिंग करने की कोशिश करी। क्योंकि केतु कंट्रोल होता है गुरु से, तो इसीलिए केतु नीच वालों को बोला जाता है कि केतु जिनके नीच हो या खराब हो, वो किसी को अपना एक मार्गदर्शक बना ले और उनके रास्ते से चलने लग जाए, केतु अच्छा होने लग जाता है, अच्छे रिजल्ट्स उसे मिलने लग जाते हैं। और जहां उसकी बातों, अगर किसी ने उसको बना भी लिया, उस व्यक्ति ने किसी को कि ये मेरा जीवन में मार्गदर्शन करेगा, चाहे एस्ट्रोलॉजर पकड़ लिया, अच्छा अपने से ज्यादा नॉलेजेबल वाला दोस्त पकड़ लिया, और उससे अगर उसने सलाह लेके चलना शुरू कर दिया, तो एक की सलाह मांगने और निरंतर चलता चला जाए। अगर वो इस तरीके से करता चला जाएगा तो उसके केतु नीच होकर भी उसको अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाएगा, क्योंकि केतु को एक ज्ञानी पुरुष का सपोर्ट मिला है। दैट्स इट, ये बात है यहाँ पर। और जब आप चीजों को ज्यादा करते हो तो जो लोग बात पीछे चुगली करते हैं, वो केतु और बुध की खराबी होती है। अपने दुखड़े सामने हर किसी के सामने रोने लग जाते हैं, तो केतु खराब की निशानी होती है। और किसी का केतु खराब है तो किसी भी ज्ञानी पुरुष के साथ का सपोर्ट ले लो आप,
उसकी बात समझ के उसके आगे चलने लग जाओ। अगर वो आपको ये भी कहे ना कि भाई तू 43 दिन लगातार मंदिर में जाके मत्था टेक के आ जा, और तुम बिना सोचे समझे भी बोलोगे ना कि भाई इससे क्या होगा, मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानी है, इससे क्या होगा, या ये मुझसे क्यों करवा रहा है, अगर ऐसे शब्द आ गए ना तो आपका केतु खराब है। और आपने अगर ये मान लिया कि हाँ नहीं भाई उसने मुझे ये बोला है और मैं ये करूंगा, मुझे पता है मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे उसके ऊपर विश्वास है, फिर देखो ना आपका ये केतु कैसे उच्च में बदलता है। तो इसलिए एक अच्छे कारक, अच्छे सोच का कारक, मतलब अच्छे मन का कारक, आपके डिसीजन का कारक केतु माना जाता है। तो यहाँ पे उसी केतु की बात होती है कि कभी भी बृहस्पति, किसी भी बृहस्पति और केतु का संबंध जब एक साथ होता है तो ये एक तरीके के अच्छे संबंध वाला कारक माना जाता है, एक अच्छा ज्ञानी पुरुष माना जाता है, और ये पैसों की वैल्यू नहीं करता है, और कभी भी किसी भी चीज को ये त्याग सकते हैं, और ये पैसे के पीछे नहीं भागा करते। तो ये वाली बात यहाँ पर बोली गई है। तो आगे इसमें हिंदी में क्या लिखा है, नाक का पानी सूक्ष्म होने के दिन बृहस्पति का, कायम हुआ होगा, या नाक का पानी खुश्क रखने से मदद होगी। यहाँ एक ना तरीका बताया गया है कि बृहस्पति को अच्छा कैसे देखें। जिनकी कुंडली में 12वें घर में बृहस्पति हो, अगर उनकी नाक सूखी रहे, उसमें पानी ना आए, जैसे कई कुछ लोगों की नाक से पानी बहता रहता है, जुकाम हो गया एक बात अलग है, लेकिन नॉर्मल भी पानी बहता रहता है, अगर नाक गीली रहती है हमेशा, तो उसका मतलब है कि बृहस्पति खराब है, 12वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति खराब है। क्योंकि नाक का कारक बृहस्पति बोला जाता है, ये आगे हमने पहले भी पढ़ा है और आगे भी हम इसको, ये कंसेप्ट बार बार कुंडली में आएगा जब हम पढ़ेंगे आगे। तो नाक अगर सूखी रहे, उसमें पानी ना रहे, तो समझ लो आपका बृहस्पति 12वें घर में बैठा हुआ अच्छा है। या फिर 12वें घर में, या फिर नाक का पानी खुश्क रखने से मदद होगी। या उस अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति, किसी की कुंडली में बृहस्पति 12 का है, उसके नाक में से पानी अगर बहता भी हो तो अपनी नाक को साफ रखे, कुछ भी करे नाक में पानी सूखता रहे, तो उसका बृहस्पति उसको मदद देता रहेगा। लेकिन अगर हमेशा नाक गीली रहेगी तो उसको नुकसान मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात बोली है। आगे लिखा है जर्द तिलक कार आमद होगी, जर्द तिलक कार आमद होगी, माला गले में डाले रखना, बृहस्पति नष्ट का सबूत होगा। मतलब कि जर्द तिलक मतलब पीले रंग, जर्द पीला होता है, जर्द रंग मतलब पीले रंग का तिलक, अगर वो तिलक माथे पे करता है तो कार आमद होगी। कार आमद का मतलब बोला गया है कि जब भी पीले रंग का, जैसे केसर का तिलक हो गया या हल्दी का तिलक हो गया, तो उपयुक्त, आपके पास जो बुक किताब जो आपको मंगवाई हुई है उसके अंदर उपयुक्त लिखा होगा। उपयुक्त मतलब फायदेमंद, मतलब एक जरूरतमंद, फायदेमंद होगा, मतलब माथे पे तिलक करना। तो 12वें घर में बैठे हुए बृहस्पति वाले को केसर या हल्दी का पीला तिलक लगाना चाहिए। इससे उसको बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और गले में माला गले में डाल के रखना बृहस्पति को नष्ट का सबूत होगा। ऐसे व्यक्तियों को गले में मालाएं नहीं डालनी चाहिए, किसी भी तरीके की माला नहीं डालनी चाहिए। माला भी कौन सी, मनकों वाली माला। ये नहीं कि आप चांदी की चेन पहन रहे हो तो उस माला को कह रहे हो, सोने की चेन पहन रहे हो उस माला को बोल रहे हो, नहीं, ये सब नहीं। मनके वाली माला, जिसमें रुद्राक्ष का मन का हो, तुलसी का मन का हो, जो मन का होता है, क्योंकि तुलसी क्या है, बुध है, रुद्राक्ष क्या है, ये भी बुध है। तो मनके की माला, जैसे लोग तुलसी की माला डाल देते हैं, और एक बीज की माला आती है, एक अलग से व्हाइट कलर के जो बीज होता है, उस तरीके की माला बनती है। तो ये मन के, क्योंकि ये सब मालाएं जाप करने के लिए काम आती है। हाँ, ऐसा व्यक्ति क्रिस्टल की माला जरूर डाल सकता है गले में, क्योंकि क्रिस्टल जो होता है वो बुध
का भी देखो बुध का कंसन होता है, लेकिन उसको भी वो लंबे समय तक नहीं डाल सकता, कभी कभी डाल सकता है क्रिस्टल की माला, कि किसी को क्रिस्टल की माला पहनने का शौक हो। वरना अगर आप गले में माला डालो ही मत, इसमें से सीधे माला डालने के लिए ही मना किया है कि किसी भी तरीके की मनके की माला आप गले में नहीं डाल सकते। आप सोने चांदी की माला जरूर पहन सकते हो, आर्टिफिशियल माला नहीं पहन सकते। कुछ लोगों का शौक होता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की माला भी गले में डाल लेते हैं, वो भी नहीं डाल सकते। डालना है तो सिर्फ और सिर्फ सोने की चेन डालो, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे गले की माला की बात हो गई है। तो अगर डालना भी है तो सोने की चेन डालो, वरना कुछ मत डालना बृहस्पति 12 वाले को। और अगर ऐसे व्यक्ति ने मनके की माला डाल ली, रुद्राक्ष की माला डाल ली, या रुद्राक्ष गले में, एक रुद्राक्ष भी गले में डाल लिया, या तुलसी का मन का भी डाल लिया, तो अब इनका बुध पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, और इनके जीवन में मुसीबत ही मुसीबतें खड़ी करेगा। तो यहाँ पर ये आगे बात वही बोली है कि बृहस्पति नष्ट का सबूत होगा, मतलब बृहस्पति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा इनकी जन्म कुंडली में। ठीक है, आगे लिखा है चोटी या, गुरुजी हाँ जी, ये 9वें घर पे भी एप्लीकेबल है? ये 9वें घर पे भी एप्लीकेबल है। अच्छा, बृहस्पति पक्के घर का मालिक, मतलब 9वें घर में पक्का होता है और 12वें घर में पक्का होता है। 12वें घर में ऐसे पक्का व्यक्तियों को, ऐसे तुलसी की व्यक्तियों माला को नहीं डालनी चाहिए। तुलसी की माला, रुद्राक्ष का मनका, तुलसी का मनका, और एक और अगर आपने देखा होगा व्हाइट कलर के मोतियों का होता है, व्हाइट कलर के बीज होते हैं, एक व्हाइट कलर की बीज होते हैं, उसको उसको उससे भी, इसको भी माला पहनते हैं लोग। मतलब किसी भी तरीके की मनके की माला, या कमल गट्टे की माला, कुछ लोग कमल गट्टे की माला भी पहनते हैं। इन सारी मालाओं को पहनना इनके लिए वर्जित हो जाता है, वरना इससे बृहस्पति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और जब बृहस्पति नष्ट होता है तो बृहस्पति की नष्ट की निशानी होती है कि एक तो इनको, इनके जो ज्ञान की वैल्यू नहीं मिलती, मतलब इन्होंने जो पढ़ाई करी होती है उतने लेवल की इनकी तरक्की नहीं होती। ठीक है, दूसरा इनके पास सेविंग नहीं होती। ठीक है, तीसरा इनको सांस से लेके दिक्कतें आएंगी, अस्थमा, इस तरीके की बीमारियां इनको होती है, लंग्स से दिक्कत होने लग जाएगी। जब भी जो एज आएगी, जब बृहस्पति की एज आएगी, तब इनके जीवन में सबसे ज्यादा बुरा टाइम आएगा। बुढ़ापा इनका बड़ा कष्ट में निकलता है, क्योंकि बृहस्पति वाली जो एज होती है वो बड़ी बुढ़ापे में, कष्ट में निकलती है। ना बेटे सपोर्ट करेंगे, ना पोते सपोर्ट करेंगे। बेटों के बिना जिंदगी जीनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब बृहस्पति नष्ट होता है तो केतु नष्ट हो जाता है। केतु होते हैं पुत्र और पौत्र, तो पुत्र और पौत्रों का ही सुख नहीं मिलेगा, बुढ़ापा कष्ट में बीतेगा। चाहे ज्ञानी आप कितना भी हो, ज्ञान की पूरी वैल्यू नहीं होगी। ज्ञान होकर भी आपको अज्ञानी समझा जाएगा। बृहस्पति चेस्ट का कारक होता है तो छाती से बीमारियां होंगी। बृहस्पति लंग्स का कारक होता है तो लंग्स से बीमारियां होंगी। बृहस्पति गोल्ड का कारक होता है, इनको गोल्ड कभी फलेगा नहीं, इनका रखा हुआ गोल्ड भी बिक जाएगा। बृहस्पति इज्जत कारक होता है, तो मान सम्मान में वहां पर दिक्कतें आएंगी। तो अगर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मुझे मनके की माला या रुद्राक्ष की माला 9वें और 12वें घर वाले बृहस्पति डाल लेते हैं, तो उनके जीवन में ये सारी चीजें आपने आप लेके वो इनविटेशन दे देगा कि भाई जी ये परेशानी मेरे जीवन में आ जाओ। तो ये वाली बात हो जाती है। आगे लिखा है चोटी या बोधी का कायम रखना या रखाना, रहना या रखना हरदम मुबारक होगा। चोटी, चोटी मतलब जो हमारे सर के ऊपर हम जो रखते हैं, जो पंडित वगैरह रखते हैं चोटी वगैरह, और कई जगह इसको बोधी भी बोला जाता है। बोधी, बोधी की जगह आगे हम पढ़ेंगे, बोधी की जगह कि बोधी, सर पे बोधी रखना बृहस्पति अच्छा, सर पर बोधी रखना राहु अच्छा, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो बोधी भी इसको बोला जाता है चोटी। चोटी रखना, कायम रखना या हरदम रखना, ये मुबारक होगा। जब भी बृहस्पति 9 का हो या 12 का हो, तो सीधी सीधी बात है कि केतु को
मजबूत रखने की जरूरत होती है। और केतु क्या होता है, जो चोटी होती है वो केतु होता है, ठीक है। अगर वो ब्राह्मण है, अगर ऐसा व्यक्ति 12वें घर का बृहस्पति है और वो ब्राह्मण समाज से है, पंडित समाज से है, और पंडित समाजों में चोटी रखने का नियम होता है, और आज के टाइम में नहीं रखते हैं लोग, लेकिन पहले के समय में पंडित समाज में चोटी रखने का नियम होता है। तो ऐसे लोग पंडित विद्वान निकल जाया करते थे, क्योंकि चोटी रखने का नियम था, तो उन्होंने चोटी रखी, और 12वें घर का बृहस्पति भी था, तो केतु का सपोर्ट मिला। ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी हो जाया करते थे। अगर एक ब्राह्मण कुल के अंदर कोई 12वें घर का बृहस्पति वाला बच्चा जन्म ले रहा है, पुत्र जन्म ले रहा है, तो उसके सर पे चोटी जैसे ही उसने कायम करना शुरू कर लिया, वो ब्रह्म ज्ञानी बनेगा। वो उससे बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति उसके घर में कोई नहीं होगा, उसके 7 पीढ़ी में कोई नहीं जन्मा होगा, क्योंकि वो परमात्मा का आशीर्वाद लेके जन्मता है। या नॉर्मल व्यक्ति भी सर पे चोटी रखना शुरू कर दे, जिनके बृहस्पति 12 के हों, तो ज्ञान बहुत अच्छा बढ़ जाता है उनके जीवन में। तो यहाँ पर हरदम मुबारक होगा, मतलब फायदेमंद होने लग जाता है। आगे लिखा है, साधु अपनी समाधि में होगा जिसके सताने से श्राप और सेवा का आशीर्वाद होगा। मतलब जिनकी कुंडली में 12वें घर का बृहस्पति होगा। अब देखो, एक बहुत चमत्कारी वाली बात बोली गई है यहाँ। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, सीरियसली इसको समझने की कोशिश करना। इस साधु अपनी समाधि में होगा जिसके सताने से श्राप और सेवा से आशीर्वाद होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति को आप ऑलवेज समाधि का साधु समझने की जरूरत है आपको। ये नहीं कि कोई बंदा समाधि में बैठा हुआ है, कोई सामने हवन जल रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, और समाधि में बैठा हुआ तब कर रहा है, तो आप उसको समाधि बने नहीं। बृहस्पति वाले को एक तरीके से हमें वो समझना चाहिए कि ये ऑलवेज समाधि में है, क्योंकि केतु और बृहस्पति का सपोर्ट मिला हुआ है उसको। वो हमेशा समाधि वाला बंदा है, और समाधि से किसी को तंग किया जाए तो श्राप ही मिलता है, और समाधि की अगर सेवा करी जाए तो आशीर्वाद भी मिलता है। जैसे जो कुंती थी, उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी के समाधि की सेवा करी थी। जब वो समाधि में थे, उनकी समाधि की वो सेवा कर रही थी, और बार बार उन्होंने उनकी सेवा करी, उनके फूल चढ़ाए, उनका पूरा ध्यान रखा। तो जब उनकी समाधि संपन्न हुई, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप पुत्रों को, जब भी किसी का भी तुम्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, तो किसी भी देव का आह्वान करके उनका पुत्र प्राप्त कर सकती हो। तो उसको मिल गया आशीर्वाद। और उसी जगह पर दुर्वासा ऋषि कोई एक साधु रहे थे जिनका समाधि को भंग किया था, जिसकी सर से कालियावन को भस्म कर दिया, भस्म हो गया था। जैसे उसकी आंख खुली थी, कालियावन जो कृष्ण जी जब गए थे, तो उनकी आंख खुलते ही वो भस्म हो गया था। तो एक समाधि खुली तो श्राप मिला, और एक समाधि खुली तो आशीर्वाद मिला। तो यहाँ पर दोनों कंसन यहाँ पे बोला गया। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा समाधि वाला होता है। इस व्यक्ति को अगर तुम परेशान करोगे, तो इसके जरिए आपको श्राप भी मिल सकता है। इसकी बोली हुई बातें श्राप लगेंगी आपको। और अगर आप इसको सपोर्ट करोगे, इसकी सेवा करोगे, तो इसकी दी हुई बातें आपको आशीर्वाद सिद्ध होंगी। तो ये एक बहुत स्पेशल बात बोल दी गई है 12वें घर के बृहस्पति के लिए, कि ऐसा व्यक्ति ऑलवेज समाधि वाला, वो ऑलवेज समाधि में है। उसको सताओगे तो उसकी बातें श्राप बन जाएंगी, और उसको अगर प्रोत्साहन करोगे, उसको सपोर्ट करोगे, तो उसकी बातें सारी आशीर्वाद होंगी, जो आपके जीवन को सशक्त करती चली जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है हर किसी को। आगे लिखा है नीच राहु। आगे लिखा है राहु की हर दो हालत उच्च
राहु और बृहस्पति दोनों जहां के मालिक। देखो, राहु और बृहस्पति दोनों जहां के मालिक, दोनों दो जहां की मालिक की बात हो रही है। दो मतलब जवानी और बुढ़ापा। यहाँ पर बोला गया राहु की हालत, राहु हर दो की हालत उच्च। जब भी बृहस्पति 12 में होगा तो राहु धर्मी हो जाया करता है, राहु अच्छे रिजल्ट देने वाला बन जाया करता है। तो अगर बृहस्पति 12वें घर में है तो बृहस्पति से दूसरे घर में राहु है तो वो अच्छा होगा। दूसरा घर कौन सा हो गया? 1 और 2, मतलब 1 और 2 इधर और 1 और 2 इधर, मतलब 11वें घर में बृहस्पति होगा तो 11 से 12, एक 11वां घर दूसरा 12वां घर, तो दूसरा घर ही हो गया। और या फिर ये लगन में, लगन से 12, मतलब हर दो में वो अच्छा होगा। या तो 11वें घर में भी बृहस्पति अच्छा, राहु अच्छा होगा, और पहले घर में भी राहु अच्छा होगा। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि 10वें घर में भी राहु अच्छा होगा, उधर तीसरे घर में भी राहु अच्छा होगा। तो अगर बृहस्पति 12 का है तो 10वें घर का भी राहु, मतलब इससे पीछे 2 गिनोगे तो इससे भी राहु अच्छा होगा, और आगे 2 गिनोगे उसमें भी राहु अच्छा होगा। तो यहाँ पे राहु अच्छा बोल दिया गया है क्योंकि नीच वाले घर में बृहस्पति अपना उच्च का बैठ गया। तो यहाँ पे 3 और 10 में अगर राहु बैठ गया तो अच्छा होगा। और अगर एक घर आगे पीछे हो गया तो राहु धर्मी हो जाता है, तो अपनी शरारतों से बाज आ जाता है। तो यहाँ राहु को अच्छा बोल दिया गया है अगर इन घरों में राहु बैठा है तो। आगे, राहु और बृहस्पति दो जहां के मालिक, मतलब राहु और बृहस्पति दो जहां का मालिक होता है। जवानी और बुढ़ापा, बुढ़ापा बृहस्पति का होता है, जवानी राहु की मानी जाती है। क्योंकि जवानी राहु की क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसमें ऐब होती है, दिमाग की तीक्ष्ण बुद्धि होती है, इंसान रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता है, सोच उसकी बड़ी तेज चलती है। तो ये दो जहां का मालिक है। तो जवानी में राहु, मतलब जिसका बृहस्पति 12 का है, तो उसकी जवानी भी अच्छी होगी और बुढ़ापा भी अच्छा होगा। यहाँ पर ये बात ही बोली गई है, ये दोनों जहां के मालिक है। नीच राहु बृहस्पति सिर्फ दुनियावी, नीच राहु बृहस्पति गुरु की हालत का फैसला करेगा। मतलब नीच राहु बृहस्पति गुरु, नीच राहु या बृहस्पति गुरु की हालत से फैसला होगा। सिर्फ दुनियावी, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि अगर राहु नीच का है जन्म कुंडली में तो उसका रिजल्ट बृहस्पति ही डिसाइड करेगा। ये 12वें घर के बृहस्पति वाले के लिए नहीं बोली गई है। मान लो किसी की कुंडली में नीच का राहु बैठा है, मतलब 12वें घर में राहु बैठा है, तो उसका फैसला बृहस्पति करेगा कि वो नीच अच्छा है या बुरा है। और बृहस्पति अगर कहीं खराब हो रहा हो, बुध से पीड़ित हो रहा हो, शुक्र से पीड़ित हो रहा हो, तो अब 12वें घर का जो नीच का राहु है वो भी बुरा ही होगा। तो ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी क्या है, जवानी में भी परेशानियां होती हैं और बुढ़ापा भी परेशान करता है। मतलब दोनों जहां में परेशानियां आती ही आती हैं। तो यहाँ पर ये वाली बात बोली गई है। और दुनियावी, केवल दुनियावी, सिर्फ दुनियावी, ये दुनियावी है, दुनियावी का मतलब होता है ये दुनिया के ऐश और आराम की चीजें हैं, इस पे असर डालेगा। दुनिया की जो सुख सुविधाएं हैं इस पे असर की बात होगी। तो ये था बृहस्पति 12 की स्टोरी, 12 की कहानी। लाल किताब में बृहस्पति 12 को क्या बोला गया है, ये आज हमने पढ़ा है पूरी तरीके से कि बृहस्पति के क्या रिजल्ट्स होते हैं और क्या इम्पैक्ट होते हैं। किसी को कुछ समझ में ना आया हो, क्वेश्चन कुछ करना हो, पूछ सकता है। गुरुजी, हाँ जी। एक बार नाक का पानी कुछ दोबारा बताना जरा उसका। हाँ, देखो, बारहवें घर में नीच राहु और नीच बुध होता है, ठीक है। ठीक है जी। 12वें घर में नीच और राहु और नीच बुध होता है, तो मतलब दोनों का नीच का कारक घर है वो, है ना। हाँ जी।
और लाल किताब कहती है कि बुध और राहु, राहु और बुध जब मिलते हैं तो बृहस्पति तैयार होता है। ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे नीच और उच्च की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बस ये बात हो रही है कि राहु और बुध जब जहां भी बन जाए, मिल जाए, वहां बृहस्पति तैयार हो जाता है। ठीक है जी। ये आपके शरीर में राहु और बृहस्पति कहीं भी मिल जाए, बुध और बृहस्पति कहीं, बुध और राहु कहीं भी मिल रहे हो, तो वहां बृहस्पति तैयार होगा। सीधी सीधी बात है। इसीलिए जो बुद्धि होती है ना, इसलिए इसको ज्ञान वाली स्थिति बोली जाती है। मतलब ज्ञानी इंसान जो होता है उसकी बुद्धि के अंदर ज्ञान होता है, बोला जाता है ना उसको। हाँ जी। कारण क्या है? क्योंकि सोच क्या है राहु, दिमाग क्या है बुध, दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों की मेल से क्या बन रहा है? ज्ञान बन रहा है, मतलब क्या बोल रहे हो? बृहस्पति बन रहा बृहस्पति बन रहा है। अब यहाँ पर 12वें घर में बुध और राहु भले ही ना बैठे हों, लेकिन दोनों की नीच की जगह तो है वो। और कहीं कुंडली में बता दो जहां बुध और राहु की नीच की जगह है, दोनों एक जगह में नीच होते हो, हाँ जी। तो वहां नीच के हैं दोनों। तो वहां पर जब नीच की दोनों उपाधि है, तो यहाँ पर नाक जो होती है व्यक्ति की, जो हमारी पूरे शरीर में जो नाक है, ये बुध राहु के कॉन्सेप्ट है, ये बुध राहु का कॉम्बिनेशन है। तो जो बीच के निशान है ना, जो राहु, जो मतलब जो नाक है, जो नाक का जो बीच का सिरा है, जो दोनों हमारे नाकों के जो हॉल है उसके बीच में जो जोड़ दिया है, ये जो होता है ना, ये बुध होता है। ठीक है जी। ठीक है, या इसको हम बोले कि बीच वाला जो होता है वो हमारा राहु माना जाता है। ठीक है गुरु जी। और इसकी हमारी जो लेफ्ट साइड की नाक का नक्काशी होती है, इसे बुध बोलते हैं, राइट साइड के बृहस्पति होता है। तो बुध राहु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन हमारी नाक है। और जब इसमें से पानी बहने लग जाता है तो बुध बृहस्पति खराब होने लग जाता है। क्यों खराब होता है ये भी समझ लो। पानी आने के बाद बृहस्पति क्यों खराब होता है? क्योंकि जब आप पानी, देखो मैंने अभी आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब एक गोला है, जब तक इसमें टांका नहीं लगेगा तब तक इसमें से हवा पास होगी। अगर टांका लग जाएगा तो हवा पास नहीं होगी, ये बुध बन जाएगा। उसी ठीक है जी। तरीके से जब तक नाक साफ रहेगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का भाव होता रहेगा, मतलब बृहस्पति चलता रहेगा। और जब पानी ठीक निकलने है जी। लगेगा नाक से, तो कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज होगी ना अंदर जाके, हाँ जी बिल्कुल। और ऑक्सीजन जाएगी नहीं बॉडी में। तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा? बृहस्पति खराब होने लग जाएगा। तो इसीलिए मोर देन जिन व्यक्ति को जुकाम रहता है और जिन व्यक्ति की नाक नहीं सूखती, अधिकतर उनका बृहस्पति खराब होता है। या जिनके घर में बुजुर्ग बीमार रहते हैं, या घर में कोई अस्थमा और दमा का पेशेंट है, उसमें कोई ना कोई घर में व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसकी नाक बहती होगी या नाक बंद रहती होगी, या उसको हमेशा जुकाम बना ही रहता होगा। ठीक है गुरु जी। तो ये वाली बात बोली है। तो मतलब नाक का कारक अगर बृहस्पति है, नाक का कारक बृहस्पति है, तो किसी भी तरीके से नाक हमारी हमेशा सूखी रहनी चाहिए। अगर नाक से पानी बहेगा तो नुकसान होगा, बृहस्पति खराब होने लग जाएगा। तो नाक का हमेशा आप सभी लोग भी ध्यान रखिए कि आपकी नाक ना बहे, क्योंकि नाक का बहना मतलब बृहस्पति की ब्लॉकेज। क्योंकि बृहस्पति सिर्फ हमारी नाक के जरिए ही हमारी बॉडी में फ्लो करता है। हाँ जी। कानों से हम सांस नहीं ले सकते, और मुंह से सांस लेना तो बाधित किया गया है। तो नाक से ही हम प्योर ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो प्योर ऑक्सीजन का कारक बृहस्पति है। तो नाक हमेशा साफ रखे, नाक आपके हमेशा सूखी रहे। नाक अगर गीली रहती है तो उसमें ब्लॉकेज आएगा, बृहस्पति नष्ट होता चला जाएगा, बुध राहु बढ़ता चला जाएगा। तो ये वाली बात बोली गई है। और कोई क्वेश्चन? गुरु जी। राजेश जी समझ में आया? रविंद्र जी, अंक जी गुरु जी। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।
चलिए ठीक है। ये बृहस्पति 12 की स्टोरी, 12 से कुछ होने हमने पढ़ ली है। आज तक आपका बेसिक जो लाल किताब का कंसेप्ट वो मैंने आपको पूरा कर दिया है, और आगे किस तरीके से इस चीजों को अच्छा करेंगे। अमित जी माइक ऑफ कर लें। आगे किस तरीके से इसके आगे और सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जो हमारे चैप्टर रहेंगे लाल किताब के मेन इफेक्टेड चैप्टर हैं, और मैं चाहता हूं कि वो क्लासेस बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि अब हम एडवांस में एंटर करने जा रहे हैं। लाल किताब की ग्रामर, लाल किताब के रूल जो ग्रामर में ही आ जाएंगे, 35 साला चक्कर, बुध की नाली और तोता पैती। माने हम बुध को पूरी तरीके से समझेंगे, लाल किताब की ग्रामर को पूरी तरह से समझेंगे, 35 साला चक्कर क्या है वो भी हम समझेंगे। साथ में इस 35 साला चक्कर से हमें ग्रहों की युतियां और ग्रहों की दशाएं, ग्रह की परिस्थितियां, ये सब पता चलेगी। ग्रामर से हमें उपाय कैसे करने हैं किसी भी ग्रह के, वो हमें पता चलेंगे। और साथ ही साथ बुध की स्थिति क्या होती है जन्म कुंडली में, क्यों लाल किताब बुध को महाशक्तिमान मानती है, उसकी वैल्यू क्या है, ये हमें पता चलेगी। और साथ ही साथ कम से कम 70 से 80 ऐसे कॉन्सेप्ट और रूल मैं आपको लिखवाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक झटके में बता दोगे कि ये कुंडली इस व्यक्ति की है या नहीं है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि एक ग्रह से भी प्रिडिक्शंस की जा सकती है, एक ग्रह से भी जिंदगी को बदला जा सकता है। अगर कुंडली में एक ग्रह मालूम पड़ जाए कि इसका कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और जब वास्तु की जब आपकी ये सारी एडवांस क्लास हो जाएगी, इसके बाद हम करेंगे वास्तु की क्लास, कि लाल किताब का वास्तु क्या होता है, किस तरीके से लाल किताब का वास्तु करते हैं, क्योंकि वास्तु लाल किताब का पूरा डिफरेंट है, जिसमें चंद्र कुंडली इस्तेमाल होती है। तो वास्तु के बारे में भी हम बात करेंगे, चंद्र कुंडली लाल किताब की क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जब सारी एडवांस क्लास कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम करेंगे यंत्र की बात, कि यंत्र कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें कैसे उपयोग में लाए जाते हैं। क्योंकि लाल किताब में ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हर चीज को बोला गया है कि कुछ भी करो, ग्रह की ऊर्जा बढ़ाओ, उसका खाना खाओ, उसके कपड़े पहनो, उसकी वस्तु धारण करो, उसके यंत्र स्थापित करो, उसके रत्न धारण करो, उसके मंत्रोच्चार करो, उनके देवी देवताओं को पूजो, कुछ भी करो, अपने ग्रह को एनर्जी फुल बनाओ। सीधी सीधी बात है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें उसमें मिलेंगे हमारी ग्रामर में, ठीक है जी। ठीक है गुरु। हाँ, अभी पूरा मुझे प्रोस्पेक्टस मैं आपको युक्ति होती है। ग्रुप में दे दूंगा, उसको एक बार चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। कुछ कुछ पूछना है जी, ऑफ करें। मैं कह रहा था जैसे युक्ति बृहस्पति खाना 12 में है, साथ में कोई हाँ, घर बैठा है, शुक्र बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो उसकी बाद में मालूम पड़ेगा उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो बृहस्पति अगर 12वें घर में है, उसके साथ युति में कोई भी ग्रह बैठा होगा ना, हाँ जी। सिर्फ बुध को छोड़ के कोई भी ग्रह बैठा होगा, तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी। अगर बुध बैठा होगा तो इनमें से एक भी बात एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है गुरु जी। क्योंकि बृहस्पति को सिर्फ बुध कैद कर सकता है। वो क्या करता। हाँ, क्योंकि गुब्बारा है, मतलब जो हम बलून है बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, हवा उसमें ही भरी जा सकती है, वो कैद हो सकता है, और बाकी हवा को आप कैद नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो बुध अगर साथ में बैठा है तो ये बातें एप्लीकेबल नहीं होगी, बाकी कोई भी ग्रह बैठा हो ये सारी बातें एप्लीकेबल होंगी। शनि बैठा हो तो भी एप्लीकेबल होंगी, शुक्र बैठा हो तो भी एप्लीकेबल होंगी, राहु बैठा हो तो भी एप्लीकेबल है, केतु बैठ गया तो 100% एप्लीकेबल है, ठीक है गुरु। सूर्य बैठा है तो भी एप्लीकेबल है। तो बाप और बेटे दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसा बेटा वैसा बाप, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य बाप बेटे बन जाते हैं। और बाप और बेटा का सूर्य और बृहस्पति एक साथ 12वें घर में हो, तो जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा, तो ये बात दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी।
और अगर शुक्र बैठा हो तो पत्नी के साथ एप्लीकेबल हो जाएगी, जैसा जैसा पति वैसा पत्नी। तो सिर्फ बुध एक अकेला ग्रह है जो नहीं होना चाहिए वहां पर, जिसकी वजह से ये सारे रिजल्ट क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि बुध बृहस्पति को कैद कर लेता है। बाकी कोई भी ग्रह बैठा हो फिर भी ये सारी बातें एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, ठीक है गुरुजी। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं गुरुजी, और तो कुछ नहीं। ओके जी, चलिए अब ऑफ करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एडवांस क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अगली क्लास हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास हम एडवांस क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है गुरुजी। ओके, जय श्री राधे।